दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आप लोगों के कई बार कमेंट्स आते हैं कि सर आप कोई एडवांस लेवल की स्टोरी लाइए जहाँ पर थोड़ी एडवांस लेवल की ग्रामर सीखने को मिले। तो दोस्तों, आप लोगों की ही डिमांड पर मैं आज जो स्टोरी लाया हूँ ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की है। तो इसमें आपको कई अच्छे और एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़े आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है किंग विक्रम मीट्स बेताल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं और यदि वहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा जैसा यहाँ पर है, तब हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी होती है। तो क्या अर्थ हुआ? मीट मतलब मिलना, और ये फिफ्थ फॉर्म है। किंग विक्रम मीट्स बेताल, राजा विक्रम बेताल से मिलते हैं। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Long ago there ruled a king called विक्रमादित्य। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रूल का अर्थ होता है शासन करना, और ये सेकंड फॉर्म है रूल्ड। लॉन्ग अगो बहुत समय, बहुत पहले। देयर रूल्ड अ किंग एक राजा शासन करते थे। कॉल्ड विक्रमादित्य, विक्रमादित्य नामक। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बहुत पहले विक्रमादित्य नामक एक राजा शासन करते थे। ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज करेज, जस्टिस एंड विजडम। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, मशहूर होना। ही वॉज वेरी फेमस, वह बहुत प्रसिद्ध थे। फॉर हिज करेज, करेज का मतलब होता है साहस, जो एक नाउन है, अपनी बहादुरी के लिए, साहस के लिए। जस्टिस न्याय के लिए। एंड विजडम, और विजडम के लिए। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह अपने साहस, न्याय और बहादुरी के लिए बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ही वॉज अ किंग वेल लव्ड बाय ऑल हिज सब्जेक्ट्स। ही वॉज ए किंग, वो एक ऐसे राजा थे, वेल लव्ड बाय ऑल हिज सब्जेक्ट्स, जिन्हें उनकी सारी प्रजा के द्वारा प्यार किया जाता था। वन डे आ हर्मिट एंटर्ड द कोर्ट ऑफ किंग विक्रम। दोस्तों, हर्मिट का मतलब होता है साधु, सन्यासियों ने हर्मिट कहा जाता है। और ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। एंटर का मतलब होता है किसी जगह प्रवेश करना। सेकंड फॉर्म है एंटर्ड। एक दिन एक साधु ने राजा विक्रम के दरबार में प्रवेश किया। द किंग हम्बली ग्रीटेड द हर्मिट एंड ट्रीटेड हिम विद ग्रेट ऑनर एंड रिस्पेक्ट। दोस्तों, हम्बली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, और हम्बली का मतलब होता है विनम्रता से। और ये एडवर्ब है। एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है। द किंग हम्बली ग्रीटेड द हर्मिट, ग्रीट का मतलब होता है किसी का अभिनंदन करना, और ये सेकंड फॉर्म है। राजा ने विनम्रता से साधु का स्वागत अभिनंदन किया। एंड ट्रीटेड हिम विद ग्रेट ऑनर एंड रिस्पेक्ट, और बहुत आदर और सत्कार के साथ उनके साथ व्यवहार किया। ट्रीट का मतलब व्यवहार करना। द सेज अपीयर्ड वेरी प्लीज्ड एंड हैंडेड टू द किंग अ स्ट्रेंज लुकिंग फ्रूट एंड डिपार्टेड। क्या अर्थ हुआ?
द सेज अपीयर्ड वेरी प्लीज्ड। अपीयर का मतलब लगना, प्रतीत होना, और ये सेकंड फॉर्म है। जो साधु थे अपीयर्ड वेरी प्लीज, वो बहुत ज़्यादा खुश लगे। एंड हैंडेड टू द किंग, हैंडेड का मतलब होता है थमाना, और उन्होंने राजा को एक स्ट्रेंज लुकिंग फ्रूट, स्ट्रेंज लुकिंग का मतलब था अजीब दिखने वाला, एक अजीब दिखने वाला फल उन्होंने राजा को दे दिया। एंड डिपार्टेड, और वो चले गए। डिपार्ट का मतलब चले जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो साधु थे वो बहुत ज़्यादा खुश, प्रसन्न लगे बहुत ज़्यादा, और उन्होंने राजा को एक अजीब सा दिखने वाला फल दिया और वो चले गए। किंग विक्रम बिलीव्ड दैट एनीथिंग ही रिसीव्ड एज ए किंग वॉज ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। क्या अर्थ हुआ? किंग विक्रम बिलीव्ड, जो बिलीव का मतलब होता है किसी बात पर विश्वास करना, मानना। सेकंड वन बिलीव, जो राजा विक्रम थे वो मानते थे दैट एनीथिंग ही रिसीव्ड एज ए किंग, उन्हें जो भी राजा के तौर पर मिलता है, वॉज ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन, वो मतलब कि सिटीजन्स जो नागरिक हैं उनके बिहाफ पर मिलता है राजा के तौर पर, ऑफ द कंट्री। मतलब पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो राजा विक्रम थे उनका मानना था कि उन्हें एक राजा के तौर पर जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं वो क्या है, वो देश के जो नागरिक हैं उनके बिहाफ पर वो चीज़ प्राप्त करते हैं। एंड देयरफॉर, और इसलिए डिड नॉट ट्रीट दैम एज पर्सनल गिफ्ट, इसलिए वह उन्हें पर्सनल गिफ्ट मतलब एक पर्सनल या कह सकते हैं व्यक्तिगत निजी उपहारों के तौर पर वो इन चीज़ों को नहीं ट्रीट करते थे। चलिए, तो दोस्तों इस बात को आप समझ ही गए होंगे कि जो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो राजा विक्रम थे वो इस बात पर विश्वास करते थे कि उन्हें जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं वो नागरिकों के बिहाफ पर, जो उस देश के नागरिक हैं उनके बिहाफ पर उन्हें वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। और यही कारण था कि वो किसी भी जो इस तरह के जो उन्हें उपहार मिलते थे उन्हें वो पर्सनल उपहारों की तरह उसको वो नहीं ट्रीट करते थे। बट हैंडेड इट ओवर टू द ट्रेजरी। दोस्तों ट्रेजरी मतलब खजाना, और हैंड ओवर का मतलब होता है सौंप देना, और ये सेकंड फॉर्म है। बट हैंडेड ओवर टू द ट्रेजरी, लेकिन वो इसे ट्रेजरी को, खजाने को सौंप देते थे, सो दैट, ताकि इट कुड बी यूज्ड, ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके, फॉर द पीपल, लोगों के लिए। चलिए आगे देखिए। एंड सो द किंग हैंडेड द फ्रूट ओवर टू द ट्रेजर, और इसलिए राजा ने ये जो फल था उसे सौंप दिया ओवर टू द ट्रेजरर। जो ट्रेजरर का मतलब होता है खजांची, जो व्यक्ति खजाने का अध्यक्ष होता है उसको ट्रेजरर कहा जाता है। तो उन्होंने एंड सो द किंग्स हैंडेड द फ्रूट ओवर टू द ट्रेजरर, इसलिए उन्होंने फल को खजांची को सौंप दिया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द सेम हर्मिट ऑनर्ड किंग विक्रम बाय विजिटिंग हिम अगेन, और जो कुछ दिनों के बाद वही जो साधु थे ऑनर्ड किंग विक्रम, फिर उन्होंने राजा को सम्मान दिया बाय विजिटिंग हिम अगेन, उनके पास दोबारा आकर। विजिट करने का मतलब होता है किसी से मिलने आना, तो वही जो साधु थे उन्होंने राजा को सम्मान दिया। कैसे दिया? बाय विजिटिंग हिम अगेन, उनका दोबारा उनसे मिलने के लिए आकर। एंड दिस टाइम ऑल्सो प्रेजेंटेड द किंग विद अनदर ऑफ दोज स्ट्रेंज फ्रूट्स। प्रेजेंट का मतलब था उपहार देना, और इस बार भी दिस टाइम ऑल्सो प्रेजेंटेड द किंग, उन्होंने राजा को उपहार दिए विद अनदर ऑफ दोज स्ट्रेंज फ्रूट्स, मतलब इस तरह के और जो अजीब फ्रूट्स थे, फल थे, वो उन्होंने राजा को दिए। आगे देखिए। The king with another of those strange fruits. King Vikram handed this also to the treasury, और जो राजा विक्रम थे handed this also to the treasury, उन्होंने इनको भी खजांची को सौंप दिया। In the same way, इसी तरीके से द हर्मिट विजिटेड किंग विक्रम 4 टाइम्स, जो हर्मिट थे, साधु थे, विजिटेड किंग विक्रम 4 टाइम्स, वो 4 बार राजा विक्रम से मिलने आए। एंड ईच टाइम, और हर बार, प्रेजेंटेड द किंग विद द सेम काइंड ऑफ फ्रूट, और हर बार उन्होंने राजा को इसी तरह के जो फ्रूट्स थे, सेम काइंड ऑफ मतलब इसी तरह के जो फ्रूट थे वो राजा को उन्होंने प्रेजेंट करे, मतलब राजा को उन्होंने उपहार में दिए। आगे देखिए। बट वैन द हर्मिट केम अगेन फॉर द 5th टाइम, लेकिन जब जो साधु थे केम अगेन, वो दोबारा आए, और दोस्तों ये कम की सेकंड फॉर्म है केम, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है। बट वैन द हर्मिट केम अगेन फॉर द 5th टाइम, लेकिन जब साधु 5वीं बार दोबारा आए, ही डिमांडेड टू नो, डिमांड का मतलब मांग करना,
किसी चीज़ की उन्होंने मांग की, टू नो जानने की, वॉट द किंग हैड डन कि राजा ने क्या किया है, विद द प्रेजेंट्स तोहफों के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, बट वैन द हर्मिट केम अगेन फॉर द फिफ्थ टाइम, लेकिन जब साधु पांचवी बार दोबारा आए, ही डिमांडेड टू नो वॉट द किंग हैड डन विद हिज प्रेजेंट्स, उन्होंने इस चीज़ की मांग की, ये जानने की राजा ने इन फलों के साथ क्या किया है, इन उपहारों के साथ क्या किया है। द किंग एक्सप्लेन टू द हर्मिट, एक्सप्लेन मतलब समझाना बताना, जो राजा थे उन्होंने बताया हर्मिट को, साधु को बताया, दैट की ही हैड हैंडेड इट ओवर टू द रॉयल ट्रेजरी, की उन्होंने इसे शाही खजाने को सौंप दिया है। सीन्स क्योंकि एनी गिफ्ट टू द किंग, क्योंकि कोई भी जो गिफ्ट है, उपहार है, टू ए किंग एक राजा के लिए, वॉज राइटफुली द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, वो वास्तविक रूप से द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट, वो राज्य की संपत्ति है। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब समझ में आ ही गया होगा, जब जो साधु थे उन्होंने राजा साहब से पूछा कि उन्होंने उन उपहारों के साथ क्या किया है, तो जो राजा साहब थे उन्होंने साधु जी को बताया कि उन्होंने ये जो है वो शाही खजाने में सौंप दिया है, क्योंकि जो भी राजा को गिफ्ट मिलता है, को जो भी उपहार मिलता है, वॉज राइटफुली द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, वो सही रूप से राज्य की संपत्ति होती है। चलिए आगे देखिए, द सेज देन इंसिस्टेड ऑन सीइंग द फ्रूट्स, इंसिस्ट का मतलब जिद करना किसी चीज़ की, जो साधु थे उन्होंने जिद की, ऑन सीइंग द फ्रूट्स फलों को देखने की उन्होंने जिद की। चलिए आगे देखिए, किंग विक्रम देन लेड द हर्मिट टू द ट्रेजरी एंड रिक्वेस्टेड द ट्रेजरर टू शो द फ्रूट्स, का अर्थ हुआ किंग विक्रम देन लेट द हर्मिट। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, लीड का मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म लेड। किंग विक्रम देन लेट द हर्मिट टू द ट्रेजरी, फिर राजा विक्रम साधु को खजांची के पास ले गए, एंड रिक्वेस्टेड द ट्रेजरर, और खजांची से अनुरोध किया, टू शो द फ्रूट्स, फल दिखाने का। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, फिर राजा विक्रम साधु को खजांची के पास ले गए और खजांची से अनुरोध किया फल दिखाने का। When the treasurer opened the vault, vault का मतलब तो तिजोरी, आप इसे नोट कर लीजिए, VAULT। When the treasurer opened the vault, जब खजांची ने तिजोरी खोली, a strange sight greeted them, और एक जो अजीब दृश्य था उसने उनका स्वागत किया। There in the place of the four fruits, उन 4 फलों के स्थान पर were 4 very valuable brightly shining gems, बहुत वैल्यूएबल मतलब कि मूल्यवान चमकते हुए जेम्स, रत्न थे। चलिए तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा, जब उन्होंने उसको खोला तिजोरी को, तो वहाँ पर क्या थे, उन 4 जो फल थे उसके स्थान पर वहाँ पर क्या मिला, जो एक मूल्यवान रत्न थे वो चमकते हुए उन्हें वहाँ दिखे। चलिए आगे देखिए, When King Vikram turned to the sage for an answer to this miracle, the hermit smiled and answered, क्या अर्थ हुआ, When King Vikram turned मतलब पलटना, जब राजा साधु की तरफ मुड़े, फॉर एन आंसर एक जवाब के लिए, टू इज मिरेकल, टू दिस मिरेकल इस चमत्कार के जवाब के लिए जब साधु की तरफ मुड़े, द हर्मिट स्माइल्ड एंड आंसर, जो साधु थे वो मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया। चलिए, दिस वॉज जस्ट ए स्मॉल रिवॉर्ड फॉर योर राइटियसनेस, तो उन्होंने क्या कहा, दिस वॉज जस्ट ए स्मॉल रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब था इनाम, ये एक छोटा सा इनाम था, फॉर योर राइटियसनेस आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, बट अ बिगर टेस्ट अवेट्स यू, लेकिन एक जो बड़ी टेस्ट है, जो बड़ा परीक्षा है उसका आपके लिए मतलब कि उसे आपका इंतज़ार है। इफ़ यू वॉन्ट योर सिटीजन्स टू लिव इन पीस, यदि आप चाहते हो, वॉन्ट योर सिटीजन्स टू लिव इन पीस की जो आपके सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, टू लिव इन पीस वो शांति से रहें, एंड प्रोस्पेरिटी और अमीरी से मतलब कि समृद्धता से रहें, यू मस्ट गो टू द डेंस फॉरेस्ट, आपको अवश्य ही घने जंगल में, डेंस फॉरेस्ट मतलब घना जंगल, आपको अवश्य ही घने जंगल में जाना होगा, इन द बॉर्डर ऑफ योर किंगडम, अपने राज्य के जो सीमा है वहाँ, इन द मिडल ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, मिडल मतलब बीच, इन द मिडल ऑफ द डेंस फॉरेस्ट घने जंगल के बीच में, यू विल फाइंड अ कॉप्स हैंगिंग फ्रॉम अ बनियान ट्री, कॉप्स का मतलब लाश, यू विल फाइंड, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ विल का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है।
इन द मिडिल ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल के बीच में, यू विल फाइंड अ कॉर्प्स, तुम्हें एक लाश मिलेगी, हैंगिंग, लटकी हुई, फ्रॉम अ बनियान ट्री, बैनियन ट्री, एक बरगद के पेड़ से। द कॉर्प्स इज पजेस्ड बाय अ स्पिरिट कॉल्ड बेताल, और जो कॉर्प्स है मतलब जो लाश है इस पजेस्ट, उस पर कब्जा किया गया है, बाय अ स्पिरिट कॉल्ड बेताल, एक बेताल नामक स्पिरिट, प्रेतात्मा के द्वारा। यू मस्ट ब्रिंग द कॉर्प्स, आपको अवश्य ही लाश को लाना होगा, बैक टू मी, वापस मेरे पास। आई नीड इट, मुझे उसकी ज़रूरत है, टू परफॉर्म, करने के लिए, सर्टेन राइट्स, कुछ अनुष्ठान करने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत है, विच इन टर्न, जो बदले में, विल हेल्प यू, आपकी मदद करेगा, बिकम अ बेटर किंग, एक अच्छा राजा बनने में, एंड ऑल्सो ब्लेस योर किंगडम, और वो मतलब कि वो आपके राज्य को ब्लेस करेगा, आशीर्वाद देगा, विथ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति और समृद्धता से। चलिए आगे देखिए। On the next moonless night, King Vikram ventured into the thick forest as he had been instructed by the saint. तो क्या अर्थ हुआ? ऑन द नेक्स्ट मूनलेस नाइट मतलब कि अगली अमावस की रात को, मूनलेस नाइट मतलब अमावस की रात, अगली अमावस की रात को, किंग विक्रम वेंचर्ड इनटू द थिक फॉरेस्ट, वेंचर मतलब निकल पड़ना, जो राजा विक्रम थे वो घने, थिक फॉरेस्ट मतलब घना जंगल, घने जंगल में निकल पड़े, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द सेंट, जैसा उन्हें साधु के द्वारा निर्देशित किया गया था। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अगली अमावस की रात को राजा विक्रम घने जंगल में निकल पड़े, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द सेंट, जैसा उन्हें, सेंट का मतलब ही साधु होता है, जैसा उन्हें साधु के द्वारा निर्देशित किया गया था। ही फाउंड द कॉप्स हैंगिंग ऑन द बैनियन ट्री, उन्होंने लाश को बरगद के पेड़ पर लटका हुआ पाया। किंग विक्रम प्लेस्ड द कॉप्स ऑन हिज शोल्डर, प्लेस मतलब रखना, राजा विक्रम ने लाश को अपने शोल्डर्स पर, कंधों पर रखा, एंड टर्न्ड अराउंड, और वापस पलट गए, टू गो बैक, वापस जाने के लिए। आगे देखिए। एज ही वॉज वॉकिंग, और जैसे ही वो चल रहे थे, द स्पिरिट इनसाइड द कॉप्स, जो स्पिरिट थी, प्रेतात्मा थी, इनसाइड द कॉप्स, लाश के अंदर, हु वॉज कॉल्ड बेताल, जो जिसे मतलब कि जो जिसे बेताल पुकारा जाता था, स्टार्टेड टू स्पीक, वो बोलने लगी, टू द किंग, राजा से। चलिए। ओ किंग विक्रम मतलब कि राजा विक्रम, आई हैव हर्ड ऑफ यू, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में कोई क्रिया पूरी होना, ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई जाती है। ओ किंग विक्रम मतलब कि राजा विक्रम, आई हैव हर्ड ऑफ यू, मैंने आपके बारे में सुना है, यू आर अ वाइज एंड जस्ट किंग, जस्ट का मतलब होता है न्यायप्रिय, आप एक समझदार और न्यायप्रिय राजा हो। इवन नाउ, फिर भी, यू आर टेकिंग मी, तुम मुझे ले जा रहे हो, टू द हर्मिट, साधु के पास, बिकॉज क्योंकि, यू वॉन्ट योर पीपल टू बी हैप्पी, क्योंकि तुम चाहते हो कि जो तुम्हारे लोग हैं वो खुश हों। दिस इज़ इंडीड अ नोबल थिंग, इंडीड मतलब वास्तव में, दिस इज़ इंडीड अ नोबल थिंग, नोबल मतलब नेक, ये वास्तव में एक नेक काम है, टू डू मतलब ये वास्तव में एक नेक काम है करने के लिए। बट देयर इज़ वन थिंग, लेकिन एक चीज़ है, दैट यू मस्ट रिमेंबर, जिसे आपको अवश्य याद रखना होगा। वाइल यू टेक मी मतलब जब तुम मुझे, जिस दौरान तुम मुझे ले जाते हो, तो एक चीज़ है जिसे तुम्हें अवश्य ही याद रखना होगा। द मोमेंट यू अटर अ वर्ड मतलब जिस क्षण, यू अटर मतलब बोलना, यू अटर अ वर्ड मतलब जिस क्षण तुमने एक भी शब्द कहा, आई विल लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, एंड फ्लाई बैक और वापस उड़कर चला जाऊंगा, टू द ट्री उस पेड़ पर, विद द कॉप्स मतलब लाश को ले, मतलब इस लाश के साथ, इस लाश को लेकर मैं उस पेड़ पर वापस चला जाऊंगा। तो इस बात का मतलब समझ में आ ही गया होगा दोस्तों आपको। जो बेताल था उसने कहा कि जिस क्षण आपने एक भी शब्द कहा, मैं आपको छोड़ दूंगा और मैं वापस उस पेड़ पर उड़कर चला जाऊंगा। द जर्नी इज़ लॉन्ग, जो यात्रा है वो लंबी है, एंड टायरिंग और वो थकाने वाली है। सो इसलिए टू टेक योर माइंड ऑफ, इसलिए आपका माइंड ऑफ मतलब कि आपका ध्यान भटकाने के लिए, दिस लॉन्ग वॉक इस लंबी चलने से, इस लंबे वॉक से आपका ध्यान भटकाने के लिए, आई विल टेल यू ए स्टोरी मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा।
एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में, देयर विल बी अ पजल, एक पहेली होगी। यू मस्ट यूज़ योर सेंस ऑफ जस्टिस, आपको अवश्य ही सेंस ऑफ जस्टिस मतलब जो आपकी जो न्याय की जो समझ है उसका इस्तेमाल करना होगा। एंड ऑफर ए सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन देना होगा टू द पजल, उस पहेली का। इफ़ यू नो द आंसर, यदि आप जवाब जानते हो। एंड स्टिल, और दोस्तों स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। इफ़ यू नो द आंसर, यदि आप जवाब जानते हो। एंड स्टिल डू नॉट ऑफर अ सॉल्यूशन, फिर भी आप कोई सॉल्यूशन, इसका समाधान नहीं देते हो। योर हेड विल बर्स्ट, तुम्हारा सर फट जाएगा। इनटू 1000 पीसेस, हजारों टुकड़ों में। द किंग नॉडेड इन अग्रीमेंट, नॉड का मतलब सर हिलाना, अग्रीमेंट मतलब सहमति, राजा ने सहमति में सर हिलाया। एंड बेताल स्टार्टेड नरेटिंग हिज फर्स्ट स्टोरी, और बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानियाँ ख़त्म होती है। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा, और आप इस तरह की ये जो स्टोरी है विक्रम बेताल की और भी सुनना चाहते हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।